एंड वेलकम एवरीवन। कैसा लग रहा है आपको? एग्ज़ाम पास आ गया है, उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए सीनेट नाम का एग्ज़ाम होता है, सीनेट नाम का, वो बहुत पास आ गया है। कब है? 14 जून को है। आप सभी को पता होगी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि डेट के एग्जामिनेशन में कोई चेंजमेंट होने वाला होगा। मे बी हो सकता है, होगा, तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। देखो, लास्ट समय में ना बोला जाता है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपके इम्पॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस आपने लगाए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते हैं, वही काम आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के प्रैक्टिस कोशिश करेंगे एग्जाम तक 10 ख़त्म कर दें आपके, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे अगर आपके, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नाम से। ठीक है, ये कर लिया तो सब हो गया, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और एक जानकारी मैं ये भी देना चाहूँगा, आप अगर जानना चाहो कि मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ, कौन सी नहीं, कौन से मॉक टेस्ट हैं, तो आप देख सकते हो। ये यूपी सीनेट करके एक बुक आती है टेस्ट प्रेप पब्लिकेशन द्वारा। ठीक है, इस बुक को ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इसी बुक में 10 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा 10 मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो भी एंट्रेंस एग्जाम में आपके आते हैं, चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, जीके तो नहीं आती तो जीके अब नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10 के 10 मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को, स्टूडेंट को लेनी हो बुक, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जो क्लास है हमारी नर्सिंग एप्टीट्यूड की रखने वाले हैं। किसकी रखने वाले हैं? नर्सिंग एप्टीट्यूड की। फिर बाद में हम फिजिक्स की भी करेंगे, और बायो की मॉर्निंग में क्लासेस 10 बजे के अराउंड में मैं अपलोड कर ही देता हूँ। बायो उसको सॉल्व करूँ, वो भी मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, सेम इसी बुक से है। ठीक है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है। देखो, भले ही यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं दोनों लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके एकदम अच्छे बाकायदे तरीके से 40 के 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। भले आधे घंटे लग जाने देंगे, लेकिन 40 के 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के करने वाले हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अगर जूम वगैरह में कोई दिक्कत हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि थोड़ा सा जूम करके आया करूंगा अगली बार से। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ प्रोग्राम दैट एम टू इनेबल पेशेंट टू मेक बेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो एक पेशेंट को सहायता देता है या अनुमति देता है या कोई एक ऑप्शन देता है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर। ठीक है, थोड़ा सा कुछ, एक सेकेंड, वेट। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि एक पेशेंट को अनुमति देता है या किसी भी व्यक्ति को अनुमति देता है कि वो यूज़ कर सके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपने हेल्थ एंड हेल्थ केयर के लिए। क्या वो पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स होता है, या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्थ होती है, हेल्थ टेक होता है, या नन ऑफ दीज होता है? तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्थ, यानी कि सूचना और दूरसंचार स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि ये जो योजना है, इस योजना में आपको जानकारी मिलेगी किसकी? अपने हेल्थ से रिलेटेड, और आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने हेल्थ के बारे में, चाहे वो डॉक्टर से, चाहे वो नर्स से, चाहे किसी सीनियर फैकल्टी से। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में आते हैं। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है, होता है, सभी के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द ऑफिशियल साइन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रखता है। देखो, आपने एक सांप वाला ऐसा, नाग वाला ऐसा करके साइन कोई देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये दिख रहा है ना, जूम कर दिया। ठीक है, दिखा ना। अब पूछा गया मेडिकल प्रोफेशन का जो साइन है उसका क्या नाम है? मेडिकल प्रोफेशन, जब भी आप किसी डॉक्टर को देखोगे उसकी कार के पीछे, उसकी बाइक के ऊपर, और बहुत सारे लोग अपने हाथ के यहाँ टैटू पे भी बनवा लेते हैं,
तो ये मेडिकल प्रोफेशन का ऑफिशियल साइन है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका क्या नाम है? आपने देखा होगा, कभी नाम जानने की कोशिश की है कि भैया ये डॉक्टर का जो ऑफिशियल सिंबल होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? कैडिसस होता है। कैडिसस होता है, क्या होता है? कैडिसस होता है। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, टू इंश्योर होमोजेनाइजेशन व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर मेडिकेशन इन अ वायल द नर्स शुड। देखो ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी की है। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में मेंटल एबिलिटी है, बस मेंटल एबिलिटी है कि आप कितना सोच सकते हो, कितना सोचने की क्षमता है आपके अंदर एक नर्स होते हुए। यानी कि अगर आप एक नर्स बन जाते हो उसके बाद आपके अंदर कितनी क्षमता रहेगी कि ये आप कितना सोच सकते हैं, कितना अच्छा चीज़ों में प्रदर्शन कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक, देख इस क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो एक कोई पाउडर्ड मेडिकेशन है, कोई पाउडर की दवाई है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब कैसे आप पता करोगे वो पूरी मिल गई है? ठीक है, मतलब मान लो कभी भी कोई सिरप भी आपको दिया जाता है, डॉक्टर देता है, तो क्या बोलता है उसको? पहले एक बार शेक करो उसके बाद पीने का, यही होता है ना। तो सेम यही चीज़ इसमें पूछी गई, कैसे इंश्योर करोगे होमोजेनाइजेशन को? होमोजेनाइजेशन मतलब पूरे में एक समान तरीके से हो गया है कि नहीं। व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर, जब एक डाइल्यूटिंग पाउडर मेडिकेशन इन अ वायल द नर्स शुड, नर्स को क्या करना चाहिए? शेक द वायल विगरसली करना चाहिए, या रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम्स। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? पाउडर को डाइल्यूट करने की। किसकी? पाउडर को डाइल्यूट करने की। तो इस केस में हमेशा जो वायल है उसको क्या करेंगे? वायल को क्या करेंगे? इस प्रकार से अपने हाथ में पकड़ेंगे और उसको रोल करेंगे जेंटली बिटवीन द पाम्स। ठीक है, बिटवीन द पाम्स। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेन एम, क्या? द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू इम्प्रूव हेल्थ बाई, यानी कि पब्लिक हेल्थ का मुख्य लक्ष्य है क्या? हेल्थ को इम्प्रूव करना। किस चीज़ से? ठीक है, पब्लिक हेल्थ करके जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ भी चलाया जाता होगा, उसका नॉर्मल ह्यूमन हेल्थ का इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, उसका एम है, लक्ष्य है। कैसे? प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, परफॉर्मिंग रिसर्च टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट्स, प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज ऑन पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन रिस्क मार्कर्स एंड जेनेटिक फैमिलीज। इतने आपको 4 ऑप्शन पढ़ने को मिले और इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशंस। कैसे? देखो ये करेगा क्या? ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये जो भी इसमें वो चलाया जाएगा, एक अभियान चलाया जाएगा, कोई चीज़ चलाई जाएगी, कोई जागरूकता चलाई जाएगी, तो इसमें क्या है? हेल्थ का प्रमोशन किया जाएगा। हेल्थ का प्रमोशन यानी कि आपको अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कैसे आपको स्वस्थ रहना है, कैसे नहीं रहना है, और किसी भी पॉपुलेशन में डिसीज़ को फैलने से कैसे रोकना है, प्रिवेंटिंग डिजीज़ इन पॉपुलेशन, उसके बारे में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक अंडरस्कोर है, इज़ अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स हैंड ऑन केयर इन डिफिकल्ट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये चैप्टर आता है ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेज करके, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे एक अंडरस्कोर है, इज़ अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल। वह एक लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल है जो कि हु प्रोवाइड हैंड ऑन केयर, उसी क्षण, तुरंत ही, जब भी ज़रूरत पड़ती उसी पल डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिटी सेटिंग्स में मेडिकेशन प्रोवाइड कराती है। क्या वो स्टाफ नर्स होती है, ट्रैवल नर्स होती है, रजिस्टर्ड नर्स होती है, या ओटी नर्स होती है? देखो जो स्टाफ नर्स होगी अपने स्टाफ का वर्क करेगी,
ट्रैवल नर्स जो ट्रैवलिंग के टाइम पे नर्स वर्क करती हैं एम्बुलेंस में, आप उन्हें बोल सकते हो। ओटी नर्स आर दोज नर्स हु वर्क इन ऑपरेशन थिएटर। और वहीं पर अगर हम बात करें रजिस्टर्ड नर्स, जो एक रजिस्टर्ड नर्स होती है, उनका काम ही यही होता है, वो ऐसे ट्रेंड होती हैं कि कभी भी किसी भी मेडिकल के डिपार्टमेंट में, डिफरेंट कम्युनिटी मेडिकल के डिफरेंट कम्युनिटी डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर सकती हैं। जब आवश्यकता पड़ेगा तब वो करेंगे या करेंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड नर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है पीपल शुड स्टे इन, आगे डैश है, टू अवॉइड इलनेस। देखो लोगों को रहना चाहिए, देखो उसका डैश कर दिया है टू अवॉइड इलनेस। देखो बीमारियों से बचने के लिए लोगों को किससे दूर रहना चाहिए? क्या गंदी चीज़ों से दूर रहना चाहिए बीमारियों से बचने के लिए, या अशुद्ध हवा से दूर रहना चाहिए, क्लीन सराउंडिंग से दूर रहना चाहिए, या स्मोकी सराउंडिंग से दूर रहना चाहिए? क्या स्मोकी सराउंडिंग से दूर रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक क्लीन सराउंडिंग में रहते हैं, क्या क्लीन सराउंडिंग में रहते हैं, तो आप इलनेस बीमारी को भगा सकते हैं, बीमारी को दूर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गंदे एनवायरनमेंट में रहोगे, गंदे सराउंडिंग में रहोगे, तो आप बीमारी को कभी, इलनेस को कभी अवॉइड नहीं कर पाओगे। इम्प्योर एयर में रहोगे तो भी आप बीमार हो जाओगे, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। स्मोकी सराउंडिंग में भी रहोगे तो भी आप इलनेस को अवॉइड नहीं कर पाओगे और आप इल पड़ जाओगे, इल यानी कि बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक इनटू द ट्रू पेल्विस। द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइटनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा बेस्ड है, यानी कि याद करने वाला, और इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। क्या करके जाना है? याद करके जाना है। देखो, इन विच ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटेड वाज लॉन्च। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो याद रखना, ये जननी सुरक्षा कार्यक्रम का जो प्रोग्राम था वो 2011 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2011 में किया गया था। डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको इसे याद करके ही जाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कैपेसिटी टू एक्सेस, अंडरस्टैंड, अप्रेज एंड apply healthy information and services and to make appropriate health decisions to promote and maintain health। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बहुत सिंपल से क्वेश्चन, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा हेल्थ लिटरेसी, यानी कि अगर आपके पास हेल्थ की लिटरेसी है, क्या हेल्थ लिटरेसी, ऐसे ही नहीं बस टर्म हेल्थ लिटरेसी बोल दिया और बढ़ गया आगे। देखो हेल्थ लिटरेसी का मतलब, देखो लिटरेसी का मतलब है साक्षरता, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब हेल्थ लिटरेसी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने लोगों की साक्षरता दर है, वो हेल्थ, स्वास्थ्य में कितने लोगों के पास है, क्या स्वास्थ्य में कितने लोगों के पास है, उन्हीं के पास कैपेसिटी होगी समझने की, अप्रिसिएट करने की, अप्लाई की, वो अप्लाई कर पाएँ हेल्थ के इन्फॉर्मेशन को, सर्विसेज को, एंड मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजंस टू प्रमोट द मेंटेन हेल्थ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला आने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कैपेसिटी है, क्या इनमें से ऐसी कौन सी कैपेसिटी है कि एक व्यक्ति समझ पाए, दूसरे को बढ़ावा दे सके, अपनी हेल्थ, अपनी या दूसरे की हेल्थ की इंफॉर्मेशन को जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर अप्लाई कर पाए। ठीक है, हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। ठीक है, और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाए। ये सब कर पाने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए? क्या वो हेल्थ एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ अप्रेजल होना चाहिए, हेल्थ प्रमोशन होना चाहिए? नहीं, तो ये होना चाहिए हेल्थ लिटरेसी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक स्वास्थ्य साक्षरता दर उसकी ज़्यादा है, स्वास्थ्य के बारे में कोई अधिक नॉलेज है, तो इन चीज़ों में परिपक्व होगा और वो उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत डेटा बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन द टीवी प्रोग्राम एम्स टू क्लिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस इन इंडिया विच ऑफ द ईयर। ठीक है, देखो पहले बहुत सारे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस, अब देखो ट्यूबरकुलोसिस आया तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है,
वायरल डिजीज़ हैं। डिजीज़ वाले चैप्टर से बायो में भी क्वेश्चन आ सकता है, और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आता है, तो उसमें से भी आ सकता है। तो आपका जो टीबी है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। साथ ही साथ में टीबी का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस है, और इसका कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये जो बीमारी थी बहुत कॉमन हो गई थी। और दूसरी चीज़, ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, तो ये हाईली कम्युनिकेबल है, हाईली कम्युनिकेबल है। इवन आपके टॉवल शेयरिंग, ग्लास शेयरिंग, आप थाली में खाना साथ में खा रहे हो, बगल में बैठे हो, खांसने से, एयर के कांटेक्ट से, जैसे कि आपने खांसा, बैक्टीरिया आपके मुंह से निकले और एयर के थ्रू उसके अंदर चले गए, इस प्रकार से भी कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, इसकी एंडिंग कब की गई? एंडिंग मतलब अब बोल दिया गया कि हमारा देश, हमारा जो कंट्री है वो टीबी मुक्त भारत बन चुका है। तो वो 2020 में ऐसा हुआ था। आपने शायद ऐड भी देखे हो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा कि टीबी मुक्त भारत। ठीक है, UNO, WHO, यूनिसेफ मिलकर के ऐसे एडवर्टीजमेंट्स भी शायद आपने देखे होंगे कि टीबी मुक्त भारत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग्स इस प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि प्रोटोन पंप को इनहिबिट करता है, प्रोटोन के पंप को रोकता है? क्या वो सुक्रालफेट है, रेंटिडिन है, पेंटोप्राजोल है, फेमोटिडीन है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, पेंटोप्राजोल है, तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इधर राइट साइड में आएगा, थोड़ा सा जूम करके इधर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टू इंस्टीट्यूट अप्रिशिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन द नर्स मस्ट नो द। देखो ये क्वेश्चन कहता है टू इंस्टीट्यूट अप्रोप्रिएट आइसोलेशन, देखो प्रिकॉशन द नर्स मस्ट, देखो एक नर्स को आइसोलेशन करने के लिए, प्रिकॉशन रखने के लिए किन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, क्या चीज़ें से आनी चाहिए, इसके बारे में बोला गया है। तो देखो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिजम्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्योंकि जब तक एक नर्स को नहीं मालूम होगा कि जो भी सामने पेशेंट है उसके अंदर जो भी डिजीज़ है, डिजीज़ कॉजिटिंग एजेंट है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, क्या है, वो बाय एयर होता है, बाय टॉवल शेयरिंग होता है, बाय ब्लड स्ट्रीम शेयरिंग होता है, बाय फ्लूइड के थ्रू होता है, जब तक ये चीज़ को नहीं मालूम होगी तब तक वो आइसोलेट नहीं कर पाएगी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को, कि किसी और को वो डिजीज़ ना हो, ना ही वो प्रिकॉशन सावधानियां बरत पाएगी कि भैया दूसरे को ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले उस नर्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो व्यक्ति की वो ट्रीटमेंट कर रही है उसके अंदर जो डिजीज़ है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उस ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन कहता है कि ईच कैंडिडेट हाउ टू केयर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक और हैव बीन इंजर्ड टू हेल्प देम अटेन फुल रिकवरी। ये क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ईचेस नहीं टीचेस लिखा है, लाइक टीचेस कैंडिडेट्स, कौन है जो सिखाता है कैंडिडेट्स को हाउ टू केयर, हमें कैसी देखभाल करनी चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल की, चाहे वो बीमार हो या फिर इंजर्ड हो गया हो या फिर उसे हमें हेल्प करने की ज़रूरत हो कि उसको कैसे हम फुली रिकवर कर सकते हैं। यानी कि नीचे दी गई कुछ ब्रांचेस हैं यहाँ पर मेडिकल की, उनमें से कौन सी ब्रांच है जो सिखाती है हमें कि कैसे हमें सिक पीपल की डील के साथ कैसे डील करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति इंजर हो गया है तो उसके साथ कैसा डील करना चाहिए और कैसे उसकी हेल्प करनी चाहिए कि वो फुल रिकवरी हो जाए। तो याद रखना, जो ANM है, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, वो भी ये चीज़ सिखाती हैं, और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जिसे हम GNM भी शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी ये सिखाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वन अप्लाइंग रेस्ट्रेंट।
जब एक नर्स रेस्टोरेंट को अप्लाई कर रही होगी तब उसकी कौन सी कानूनी जिम्मेदारी बनती है? क्या वो डॉक्यूमेंट ऑफ द पेशेंट, वो डॉक्यूमेंट तैयार करे पेशेंट के बिहेवियर की, डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट यूज्ड, ऑब्टेन्ड अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन एक्सेप्ट इन एन emergency when the patient must be protected from injury to himself or others। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि एक नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो भी पेशेंट है उसके हिस्ट्री तैयार करे, यानी कि पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, हिस्ट्री, यानी कि यही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को भी करना चाहिए, उसकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी NUSP लॉन्च्ड। अब याद रखना ये फुल फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेना। NUSP जो है, NUSP का फुल फॉर्म नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी है। ये कब लॉन्च हुई थी? तो याद रखना NUSP 2008 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 2008 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच इज़ नॉट अ सिम्टम फॉर हार्ट अटैक, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है जो हार्ट अटैक का नहीं है? क्या नहीं है? हार्ट अटैक में क्या चेस्ट पेन होता है? तो बिल्कुल हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, पेल और ब्लूइश इन कलर है। देखो यहाँ पे मैं है इसीलिए बोला कि भाई पेल और ब्लूइश इन कलर, क्या हाथ पेल और ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, आंखें हो जाएंगी नीली, या तो फिर ये पूरी बॉडी की बात कर रहा है, आपकी जो पूरी बॉडी होगी पेल येलो टाइप की हो जाएगी, ब्लूइश इन कलर हो जाएगी, ठीक है। प्रोफ्यूजिंग स्वेटिंग, आपको बहुत भयंकर पसीना आने लगेगा, और रेड हॉट और ड्राई स्किन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन, इनमें से हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विद द टीथ एंड गम्स। आप ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे जो कि दांत और मसूड़ों के साथ डील करता है? मतलब जो ऐसे डॉक्टर्स दांत के डॉक्टर होते हैं उनको आप क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 17 है। तो फिजिशियन कहोगे उन्हें, डर्मेटोलॉजिस्ट कहोगे, ऑर्थोडोंटिस्ट बोलोगे, पेरियोडोंटिस्ट बोलोगे। देखो फिजिशियन बोलते हैं जो एक ऐसा डॉक्टर जिसे पूरे बॉडी की अच्छी खासी नॉलेज हो, जैसे MBBS करके आप एक फिजिशियन, जनरल फिजिशियन भी बनते हैं, ठीक है। MS करके भी आप जनरल फिजिशियन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट की अगर जब हम बात करेंगे तो डर्मेटोलॉजिस्ट में वो डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट आएंगे जो स्किन से रिलेटेड चीज़ों को डील करते होंगे। और वहाँ पे ऑर्थो की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्थो में वो लोग आएंगे जो बोन से रिलेटेड चीज़ों को डील करते हैं। किससे? प्री ओडोंटिस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे वैसे डॉक्टर्स आएंगे जो टीथ एंड गम से डील करते हैं। किसे? टीथ एंड गम से। गम वाला गम नहीं, दांत वाला गम, ये मसूड़ वाला, ठीक है। अगला, पैथोजन ऑफ डेंगू इज, डेंगू का कौन सा पैथोजन होता है? क्या वो प्लाज्मोडियम होता है, वायरस होता है, या फिर क्या, या फिर बैक्टीरिया या इंटमीबा? तो जो डेंगू का पैथोजन होता है, क्या डेंगू का पैथोजन होता है वो एक वायरस होता है। क्या होता है? वायरस होता है, जिसे हम अरबो वायरस बोलते हैं ना, अरबो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। GNM का फुल फॉर्म पूछा गया है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। देखो यहाँ पे स्पेलिंग्स देख लेना, टर्म्स इन्होंने चेंज कर रखे हैं। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे GNM के बारे में बात की गई तो आपसे ANM के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं, ये ANM का आंसर हो जाएगा, और GNM का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और एब्रीविएशन आएगा, हमें याद रखना है, एक क्वेश्चन आएगा जो आपका फुल फॉर्म का होगा, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेशन डिजीजेस से होगा। अब ये क्वेश्चन है, डैश है, प्रोवाइड्स लॉजिंग, डाइट एंड मेडिकल केयर। इनमें से ऐसा कौन है जो लॉजिंग प्रोवाइड करता है, डाइट प्रोवाइड करता है, मेडिकल केयर को भी प्रोवाइड करता है? क्या वो इनपेशेंट सर्विसेज है, जैसे IP शॉर्ट में बोलेंगे, आउट पेशेंट OPD। अरे OPD कहाँ से करेगा? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा। इन पेशेंट सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी ये डाइट, मेडिकल, अरे यार ये क्या हो जाता है, मेडिकल केयर, साथ ही साथ में आपका क्या,
प्रोवाइड लॉजिंग इन सबको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू रिफर द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्थ केयर। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हम हेल्थ केयर के लिए टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर के लिए इनमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर के लिए इनमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, क्या वो डिजी हेल्थ करते हैं, आई हेल्थ करते हैं, टेक हेल्थ करते हैं या ई हेल्थ करते हैं? तो याद रखना, ई हेल्थ बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। जैसे ईमेल का आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऐसे ही आपका ई हेल्थ का आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यू आर अलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग एडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। देखो ये बहुत एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि भाई मैंने बोला ना दिमाग लगाने वाला, मेंटल एबिलिटी वाला, वही क्वेश्चन है। कह रहा है कि आप एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिसे फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आप समझ लो, आप एक अकेले हैं तो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक ऐसी जगह पर है जहाँ आप अकेले हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है जो अनकॉन्शियस है और सांस नहीं ले रहा और वो उम्र में बड़ा है, यानी कि वयस्क है, 18+ है। तो उस समय आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या आप उसमें CPR देना विथ स्टार्ट CPR विथ 30 चेस्ट कंप्रेशन। CPR वही होता है कि आप ऐसे हाथ करके चेस्ट पे कंप्रेशन देते हैं, फिर भी नहीं होता तब आप मुंह से सांस उसके अंदर देते हैं। अब यहाँ पे अनकॉन्शियस ब्रीदिंग दे रखा है, नॉन ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन की बात की गई है। तो देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। उस समय आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, गिव 5 इनिशियल रेस्क्यू हेल्प ब्रीथ, मैंने बोला ना मुंह से सांस देना, तो यहाँ कह रहा है कि शुरुआती 5 हमें रेस्क्यू ब्रीथ देनी चाहिए उसको। कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED डेफिब्रिलेटर एंड एम्बुलेंस। देखो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को CPR की ज़रूरत हो या रेस्क्यू ब्रीथ की ज़रूरत है। हो सकता है उसे कोई सीवियर कंडीशन हो, आप उसको उन चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? उसी टाइम पे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और AED की भी डिमांड साथ में रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एम्बुलेंस आए। ठीक है, हम अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं आपके 40 ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कितने आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं और हम 22 कर चुके हैं अभी। ठीक है, देखो ये रही बुक, आप चाहो तो उसे मंगा सकते हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से अवेलेबल है, मे बी आपके मार्केट में भी मिल जाती होगी। वो काफ़ी अच्छी किताब है, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। और ये किताब जो लिखी हुई भी है, शायद नहीं कंफर्म, ये KGMU के प्रोफेसर द्वारा ही लिखी गई है। आप इस पर देखेंगे तो पढ़ पाएंगे, मुझे मिल नहीं रहा, बट है ऐसा ही है। मैंने देखा था कहीं पर तो लिखा है, अंदर कहीं तो लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। याद आएगा तो मैं आपको बीच में दिखा दूंगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग LPG गैस सिलेंडर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन बाई कर्बिंग द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। अरे भाई इतना आंसर, इतना आसान क्वेश्चन, क्या इतना आंसर आसान? तो ये हो जाएगा टू रिड्यूस कैजुअलिटीज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अनक्लीन फ्यूल्स, टू कंट्रोल रेस्पिरेटरी इश्यूज ड्यू टू द कंसिपेशन ऑफ द अनहेल्दी फ्यूल्स। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पे। यार देख लो, इतना सरल क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, अगर होगी तो बताना। नेक्स्ट जब भी हम प्रैक्टिस नंबर से 2 कर रहे होंगे कमेंट में लिखना, मैं कंफर्म गारंटी है इस क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन करके वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और फिर कोई दिक्कत हो तो फिर आपका पास मेरा कॉन्टैक्ट है ही, आप मेरे व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। और फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल टू अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस। अच्छा क्वेश्चन, इनमें से ऐसा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ठीक है, हेल्थ कम्युनिकेशन का, हेल्थ का इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है जो कि आप किसी कपल को बताओ कि उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव
प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, किस मेथड से? क्या आप ग्रुप डिस्कशन उन्हें करके बताओगे कि भैया आप कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लो, या उन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करके दिखाओगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके दिखाओगे, या फिर नन ऑफ दिस करके दिखाओगे? तो आपका जो क्या आंसर हो जाएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि आप उन्हें बताओगे। अब ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को बताना है कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करो तो ग्रुप में जाके बताओ, शायद इंसान को शर्म आए, आपको नहीं आए क्योंकि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, मे भी सामने वाले को आए। तो ऐसे में क्या करना है, फेस करना है उसको, फेस टू फेस अलोन करना है, अकेले में करना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी हिचकिचाहट ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भी कहता है हाउ मच वाटर डज अ स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड। ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो टॉयलेट का वाटर टैंक होता है वो कितना पानी होल्ड करता है। वो भैया इसका ऐसा कुछ है नहीं, आप याद रखना 1.6 गैलन होता है या इससे कम रहता है, याद कर लेना, बस ऐसे ही ध्यान रखना ऐसे माइंड में, अगर आ गया तो ठीक है, तो कोई मुझे नहीं लगता कोई चांस है इस क्वेश्चन के आने का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश प्राइमरी हेल्थ केयर फ्रॉम द प्राइमरी केयर। देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर से प्राइमरी केयर को कैसे आप पहचानोगे, बड़ा अजीब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 नहीं आ रही, इस क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। आई डोंट नो, लीव इट, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट द टाइप ऑफ नर्सेज आर। शेड्यूल 1 के तहत इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट में कितनी प्रकार की नर्सेज हैं? क्या वो नर्स जनरल नर्सिंग होती है जिसे हम जीएनएम बोलते हैं, मिडवाइफरी होती है, एएनएम जीएनएम दोनों कंबाइन करके यहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक है, ये सारे के सारे सही है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीथिंग। बहुत अच्छा, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल तो नहीं बोलेंगे, सिचुएशनल, कंडीशनल एंड सिचुएशनल क्वेश्चन है कि कब आपको एक व्यक्ति को रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी चाहिए। कॉन्शियस चोकिंग विक्टिंग, अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिंग, अनकॉन्शियस नो पल्स नो ब्रीथिंग, ठीक है, और अनकॉन्शियस हो नो ब्रीथिंग बट हैज़ अ पल्स। देखो, अगर यहाँ पे नो पल्स लिखा तो भैया उसकी धड़कनें चल नहीं रही, यानी कि वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो इस केस में कभी देना ही नहीं है। अनकॉन्शियस चोकिंग विक्टिम, अनकॉन्शियस जरा भी नहीं, कहीं प्रकार से एकदम सब कुछ जाम हो चुका है उसका, चाहे सांस लेना हो, चाहे दिल की धड़कना हो, वो सब बंद हो चुका है, तब क्या आप रेस्क्यू ब्रीथिंग करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर आप चेक करो वो अनकॉन्शियस है, चलो ठीक है, ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास पल्स चल रही है, क्या पल्स चल रही है, तब आपको उसको रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अकॉर्डिंग टू सीई विंसलो, क्या अकॉर्डिंग टू सीई विंसलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। सीई विंसलो के अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या गोल होना चाहिए? तो याद रखना, फॉर पीपल टू अटेन देयर बर्थ राइट ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। देखो, सीई विंसलो के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को, क्या हर व्यक्ति को अधिकार है उसके जन्म के राइट का, तो भाई उसने जन्म लिया है, उसका अधिकार है कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सके। देखो, बर्थ राइट है हेल्थ रहने का, हेल्दी रहने का, और लॉन्गेविटी उसे जीने का अधिकार है, क्या हेल्दी रहने और लंबा जीवन जीने का अधिकार है उस व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने जीवन लिया है इस पृथ्वी पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर किड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे डॉक्टर्स के जो बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे नहीं, ऐसे डॉक्टर्स जो बच्चों को ट्रीट करते हैं, छोटे बच्चों को, उनको क्या कहा जाता है? जैसे भी मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले, जो स्किन वाले डॉक्टर होते हैं उनको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, इस टाइप से। अब ऑन्कोलॉजिस्ट देखेंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट देखते हैं। डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों को देखते हैं।
ठीक है। फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, सर्दी जुकाम बुखार, और पेडियाट्रिशियन वो होते हैं जो डॉक्टर बच्चों की ट्रीटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। इनमें से ऐसा कौन सा चिन्ह है या ऐसा कौन सा आपको उसमें से सिम्टम बोल सकते हो, इसमें से लेबर पेन का नहीं है। लेबर पेन वो होता है डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन बोलते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो फीमेल को पेन होता है उसको हम लेबर पेन बोलते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा सिम्टम है या साइन है जो उसका नहीं है। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट, क्या प्रोग्रेसिव इफेसमेंट, पेन कॉन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। ये कह रहा है कि जो पेन है वो एक ही जगह होगा और लोअर एब्डोमेन में होगा और वो बढ़ता जाएगा। क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं है, याद रखना ऐसा नहीं है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ अ बैग ऑफ वाटर, ठीक है, ये होगा। डायलेशन ऑफ द इंटरनल ओएस, ठीक है, ये भी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच बेस्ड ऑन। तो याद रखना इकोनॉमिक, क्या इकोनॉमिक हो जाएगा इसका, नहीं, सॉरी, सोशल हो जाएगा। सोशल, क्या सोशल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच है वो हमें सामाजिक लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, समाज के लिए वो बोलेंगे, सामाजिक नहीं बोलेंगे। द एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट मच ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन डन देयर विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, दस curtailing मेडिकल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ओपीडी की बात की गई है, समझ लेना, पढ़ लेना, कुछ बहुत हार्ड नहीं है। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस चित्र को देखिए और बताइए क्या है। क्या वो फूड सर्विस है, ऑपरेशन थिएटर का आइकन है, और यहाँ पे बिलिंग सर्विस सेंटर है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो याद रखना ऐसा सिंबल देखिए, एक पेशेंट लेटा है, यहाँ पे एक ईसीजी मशीन है और यहाँ पे एक सेलाइन की बॉटल लगी हुई है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऑपरेशन थिएटर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 35 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे फिर से एक डायग्राम आ गया है, क्या फिर से एक डायग्राम आ गया है, डायग्राम आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35 बोलता है ये डायग्राम किस चीज़ का है। तो याद रखना जब भी एक ये हो एक पेशेंट लेटा हो, इसे हम आईसीयू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईसीयू बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, आईसीयू वाले में और ओटी वाले में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे तो। सर सलाइन की बॉटल इसमें भी है, उसमें भी है, और कुछ डिफरेंस खास मुझे लग नहीं रहा है। देखो मिल गया। जो ओटी में पेशेंट होता है वो स्ट्रेचर पे लेटा होता है, स्ट्रेचर पे, ठीक है। लेकिन जो आईसीयू में होता है वो बेड पे होता है। ऐसे ही याद रखना भाई, मुझे तो यही लग रहा है, और इतना डीप में मुझे भी नहीं पता, फिर कभी डॉक्टर से मिलेंगे फिर पता कर लेंगे उनसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इनमें से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का कौन सा स्कोप है? कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, स्पेशलिटी सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। क्या? ऑल ऑफ दीज। ये सारी ओपीडी के लिए सुविधाएं, सर्विसेज हैं कि कंसल्ट, ठीक है। मतलब अगर आप ओपीडी में जाते हो तो कंसल्टेशन कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, वो सीआईडी वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं, ठीक है। जो भी आपका प्रोसीजर है इल का उसको करा सकते हो। स्पेशलिटी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं, जैसे अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो उसकी भी, स्किन की भी, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी आपकी ओपीडी वहाँ पर लगती है आपके कॉलेज में या फिर मेडिकल जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पर। हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी। देखो अगर एक ऐसा कोई पर्सन है क्या जो अनकॉन्शियस हो चुका है, उसके विंड पाइप को, एयरवे को कैसे आप ओपन करोगे? हेड को टिल्ट करो, चिन को लिफ्ट करो, हो जाएगा। अब भाई यही आंसर है, कैसे होगा आई डोंट नो, क्योंकि आगे ही पता चलेगा। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल
इंटरसेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू बी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। क्या? फैमिली हिस्ट्री। व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड फॉर पॉसिबल इंटरसेप्शन होना चाहिए, तो इसका फैमिली हिस्ट्री आंसर हो जाएगा, इसमें यही दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वेजिनल एग्जामिनेशन। ऐसे व्यक्ति को हम कौन सी पोजीशन उपाधि देंगे जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करता है? तो याद रखना लिथोटॉमी बोलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, जीत इनिशिएटिव इज टारगेटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जीत नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था, वो किस बीमारी को दूर भगाने के लिए गया था? तो याद रखना वो ट्यूबरक्लोसिस, जो मैंने बोला ना 2020 में ख़त्म हुआ था, उसका नाम जीत था उस इनिशिएटिव का। देखो क्वेश्चन 40 कर लिए हैं सेट ए के। अब सेट बी की बारी आएगी। सेट बी, अगर आप चाहते हो कि इसी सेट के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के क्वेश्चन करा दूं, उसको भी कमेंट कर देना। नहीं तो हम सेट बी में देखेंगे, किसी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख लेंगे। हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के देख लेंगे। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी देख लेंगे सेट बी में। क्या देखते हैं कितने फिर सेट। ठीक है, सेट बी ये रहा, कल करते हैं सेट बी। ठीक है, इसके हम 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे। आज पहली क्लास से थोड़ी सी में भी आपको डिस्टर्बिंग, थोड़ी सी प्रॉब्लम हैक्टिक वाली लगी हो, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा सब्जेक्ट मेरा नहीं रहा है, तो बट कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से अच्छे समझाने की। जो भी दिक्कतें आपको क्वेश्चंस में आई हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बुक बाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से बाई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।